सभी का वेलकम, सभी का स्वागत एक बार फिर से। और कल की क्लास में हम लोगों ने हुमायूं के बारे में डिस्कस किया था। ध्यान देंगे, हुमायूं के बारे में डिस्कस किया था और हुमायूं के टाइम पीरियड के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1530 से लेकर 1540 तक इनका टाइम पीरियड होता है और फिर एक बार 1555 से लेकर 1556 यानी 6 मंथ के लिए ये फिर से शासन करने वाले थे। देखिए, हुमायूं का जो एक चैप्टर है पूरा का पूरा, ये पार्ट 1 में हुमायूं पार्ट 1 नाम से एक क्लास इसमें है और हुमायूं पार्ट 2 के नाम से ये दूसरी क्लास आपकी अपलोड हो जाएगी। तो आप दोनों क्लास देख लेंगे तो लगभग सारे जो डाउट्स हैं आपके ये क्लियर हो जाएंगे। तो आप जब भी देखिए दोनों क्लासेस देखिए इसके, तभी आपके सारे डाउट्स क्या हो पाएंगे, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। इसके अलावा आप यज्ञ सर लेके क्या कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं GS@हिंदी बाई यज्ञ सर के नाम से। हिस्ट्री की क्लास हम लोग कर ही रहे हैं और पूरा का पूरा मुगल जो डायनेस्टी है या मुगल वंश है उसको सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग करेंगे। हुमायूं में हमने ये देखा था कि हुमायूं का जन्म कब हुआ था, तब मैंने आपको बताया था कि हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था और इनकी जो राजधानी थी आगरा थी। बाद में इन्होंने अस्थायी राजधानी अपनी काबुल बनाया। इनकी वाइफ का नाम हमीदा बानो बेगम था और फिर बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। इन सब के बारे में मैंने अलग अलग आपको समझा रखा था। एक क्वेश्चन और आपको बता रखा था कि शासक बनने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था, तब आपने ध्यान दिया था बदख्शां, मैंने एक शब्द बताया था, बदख्शां का सूबेदार था। ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा जा चुका है। कालिंजर अभियान की चर्चा हमने की थी 1531 में, जो कि हुआ था। चुनार के घेरे की बात मैंने किया था, जो कि 1532 ईस्वी में हुआ था। और फिर आगे चलकर एक बैटल ऑफ दोराहा की भी चर्चा हमने की थी, जो कि हुमायूं और महमूद लोदी के बीच होता है, जिसमें महमूद लोदी की पराजय होती है और हुमायूं की विजय होती है। बहादुर शाह से युद्ध की चर्चा हमने की थी, फिर शेरशाह के साथ बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ बिलग्राम की बात हमने की थी और काफी डिटेल में दोनों को समझाया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ बिलग्राम। इसी के बाद ध्यान दीजिएगा, इसी के बाद अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हुमायूं क्या होता है, बैटल ऑफ चौसा में भी बैटल ऑफ बिलग्राम में भी दोनों युद्ध में शेरशाह से क्या होता है, हार जाता है और इसी के बाद ये काबुल चला जाता है और काबुल को अपनी अस्थायी राजधानी बनाता है। जब शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, यानी शेरशाह की जब डेथ हो जाती है, तो हुमायूं फिर से कहाँ आता है, हुमायूं फिर से भारत आता है और वो 2 प्रमुख युद्ध करके वो क्या करता है, दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, हुमायूं फिर से क्या आएगा, हुमायूं फिर से क्या करेगा, हुमायूं फिर से क्या आएगा, हुमायूं फिर से भारत आएगा। कब, हमने आपको बताया शेरशाह की जब डेथ हो जाती है तब वो वापस आता है। हालांकि उसके उत्तराधिकारी कुछ दिन तक शासन करते हैं और इसी के बाद 2 बैटल होगा। पहला जो बैटल होगा, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, यानी मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध होगा, मच्छीवाड़ा का युद्ध। और ये कब होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको ध्यान रखना है 1555 में, यानी 1555 ईस्वी में बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा या मच्छीवाड़ा का युद्ध होगा। किसके बीच हुआ था, ध्यान दीजिएगा किसके बीच हुआ था, तो एक तरफ कौन होगा, एक तरफ होंगे हुमायूं और दूसरी तरफ अफगान होंगे नासिर खां और तातार खां। नासिर खां और कौन होगा, और तातार खान होंगे। नासिर खां और कौन होगा, नासिर खां और तातार खां होंगे। नासिर खां तातार खां की संयुक्त सेना और हुमायूं के बीच युद्ध होता है। और ये दोनों लोग कौन होते हैं भाई, ये अफगान लोग होते हैं। कौन होते हैं, ये अफगान होते हैं। और इसी में क्या होता है, इसी में हुमायूं की विजय हो रही, नासिर खां और तातार खां की जो सेना है ये पराजित होती है और इस तरह जो पूरा का पूरा पंजाब होता है वो मुगलों के हाथ में आ जाता है। यानी मच्छीवाड़ा के युद्ध के बाद जो पंजाब होता है, ये पूरा पंजाब किसके हाथ में आ जाता है, मुगलों के कब्जे में आ जाता है। मुगलों के कब्जे में आ जाता है पूरा का पूरा पंजाब का क्षेत्र। अब थोड़ा सा ये भी आप समझ लें कि मच्छीवाड़ा जो प्लेस है ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है लुधियाना से 19 मील पूर्व में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बस इतना ही जान लें आप, लुधियाना में है। कहाँ पड़ता है, लुधियाना में पड़ता है। और किस नदी के किनारे पड़ता है, कभी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है सतलज रिवर के किनारे है, तो सतलज नदी के किनारे है, ऐसा भी आप ध्यान रख सकते हैं। मच्छीवाड़ा नामक जो स्थान है लुधियाना से 19 मील पूर्व सतलज नदी के किनारे क्या है, सतलज नदी के किनारे ये प्लेस स्थित है।
अब इस युद्ध को जीतने के बाद एक और प्रमुख युद्ध होता है जिसके बैटल ऑफ सरहिंद या सरहिंद के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सरहिंद के बैटल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सरहिंद का युद्ध, तो सरहिंद का जो युद्ध हुआ था या बैटल ऑफ सरहिंद हुआ था वो कब हुआ था, तब आपको ध्यान रखना है 1555 में ही क्या होता है, 1555 में ही ये दूसरा युद्ध होता है। 1555 में ये दूसरा युद्ध होता है, सरहिंद का जो युद्ध होता है। ये किसके किसके बीच होता है, तो ध्यान रखना है हुमायूं का जो सेनापति था बैरम खान था। कौन था, बैरम खान कौन था, पहले ये समझ लेंगे, आगे बैरम खान का अकबर के समय में बहुत अच्छा खासा रोल होगा। बैरम खान कौन था, तब आपको ध्यान रखना है ये हुमायूं का क्या था, हुमायूं का सेनापति था। और आगे चलकर यही बैरम खान अकबर का क्या बनेगा, अकबर का संरक्षक भी बनेगा। ध्यान देंगे। तो हमने कहा अब ये युद्ध जो होगा ये किसके बीच होगा, तो बैरम खान, एक तरफ कौन होगा, एक तरफ होंगे बैरम खान और दूसरी तरफ कौन होंगे, सिकंदर सूर। सिकंदर सूर कौन होंगे भाई, सिकंदर सूर और बैरम खान के बीच हुआ। और ये अफगान प्रमुख हैं जिसमें सिकंदर सूर की क्या होती, पराजय होती है, और बैरम खान की क्या होती, बैरम खान की विजय हो जाती है। और इस तरह हुमायूं फिर से क्या कर देता है, हुमायूं फिर से सत्ता पर अधिकार कर लेता है। यानी जो मुगल वंश पर या मुगल डायनेस्टी पर अफगानों ने क्या कर लिया था, एक तरीके से अधिकार कर लिया था, उसको फिर से हुमायूं ने क्या किया, उसको फिर से हुमायूं ने प्राप्त कर लिया। यानी अपने साम्राज्य को, यानी खोए हुए साम्राज्य को फिर से वो क्या करता है, हुमायूं प्राप्त कर लेता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर से वो राजगद्दी पर बैठता है। यानी पुनः क्या होता है, उसका दोबारा क्या होता है, पुनः राज्याभिषेक होता है, पुनः राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे मुगल बादशाह हैं जिनका 2 बार राज्याभिषेक कराया गया। तो एक तो आपको यही ध्यान रखना है कि पहले जो है आपके हुमायूं हैं। हमने आपको बताया था कि 6 डेज के लिए क्या होते हैं, 6 डेज के लिए ये शासन करने के लिए आते हैं। 6 महीने 6 दिन का इनका क्या होता है, 6 महीने 6 दिन का इनका शासन होता है जब दोबारा ये आते हैं। और अगर एग्जैक्ट आप डेट जानना चाहें तो 23 जुलाई 1555 को क्या होता है, इनका राज्याभिषेक होता है। कब होता है, 23 जुलाई 1555 को इनका राज्याभिषेक होता है। हालांकि इतना सब जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ इस क्वेश्चन को पूछा जाता है जिस पे मैंने टिक किया है, तो इसी क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। आगे चलकर बताया जाता है कि 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह स्थित शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यही आगे चलकर 1556 में ही हमने क्या बताया, 1556 में ही क्या हो जाती, किसकी डेथ हो जाती, हुमायूं की मृत्यु हो जाती। किसकी, हुमायूं की क्या हो जाती, हुमायूं की मृत्यु हो जाती या हुमायूं की डेथ हो जाती। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, तो ध्यान रखना है दीन पनाह नाम की सीढ़ियों से गिरने की वजह से। दीन पनाह जो कि मैंने आपको बताया था कि दीन पनाह कब बनाया गया था, 1533 में बनाया गया था। तो दीन पनाह जो था, दीन पनाह इसी की सीढ़ियों से गिरने की वजह से क्या हुआ था, डेथ हुई थी किसकी, हुमायूं की क्या हो जाती, हुमायूं की डेथ हो जाती। अब एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है लेनपुल। लेनपुल नाम के इतिहासकार हुमायूं के बारे में क्या लिखते हैं, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लेनपुल नाम के इतिहासकार ने लिखा, वैसे हुमायूं का जो अर्थ होता है भाग्यवान होता है। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने कहा वैसे हुमायूं का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वैसे हुमायूं का अर्थ भाग्यवान होता है। क्या होता है, हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान। हमने क्या कहा, वैसे हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, परंतु वह जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। परंतु वह स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, परंतु वह जीवन भर या जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने लिखा था या किसने या किस इतिहासकार ने ये कहा था। तो आपको ध्यान रखना है ये किसने कहा था, तो लेनपुल नाम के इतिहासकार ने कहा था। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, मेंस लेवल का क्वेश्चन बनता है, हुमायूं की असफलता का जो कारण था वो क्या था।
ध्यान दीजिएगा, हुमायूं की असफलता का कारण क्या था? हुमायूं की असफलता का कारण, असफलता का कारण, हुमायूं क्यों इतना असफल रहा, उसकी असफलता का क्या कारण था, इस पर भी जरा हम लोग समझ लेते हैं। तो कहा जाता है कि हुमायूं की असफलता का जो प्रमुख कारण था, कई कारण थे, इसका जो प्रमुख कारण था उसकी चारित्रिक दुर्बलता मानी जाती। चारित्रिक दुर्बलता ही उसका क्या था? चारित्रिक दुर्बलता ही हुमायूं की असफलता का क्या है? हुमायूं की असफलता का प्रमुख कारण माना जाता है। परंतु इतिहासकार सतीश चंद्र द्विवेदी कहते हैं, कौन कहता है? हमने कहा प्रमुख कारण जब भी पूछा जाए आपको करना है चारित्रिक दुर्बलता। इतिहासकार सतीश चंद्र द्विवेदी कहते हैं, सतीश चंद्र द्विवेदी किसकी बात कर रहे हैं? इतिहासकार जो हैं सतीश चंद्र हैं, या सतीश चंद्र ही लिखें आप। इतिहासकार सतीश चंद्र कहते हैं, इतिहासकार सतीश चंद्र कहते हैं कि अफगानों की शक्ति का सही आकलन न कर पाना हुमायूं की असफलता का मुख्य कारण था। अफगानों की शक्ति का अफगानों की शक्ति का सही आकलन ना कर पाना, सही आकलन ना कर पाना हुमायूं की असफलता का प्रमुख कारण था। आगे आप लिख लेंगे, अफगानों की शक्ति का सही आकलन ना कर पाना हुमायूं की असफलता का प्रमुख कारण था। तो जब कभी पूछा जाए कि सतीश चंद्र ने क्या कहा है, तब आपको ध्यान रखना है कि अफगानों की शक्ति का सही आकलन न कर पाना ही हुमायूं की असफलता का प्रमुख कारण था। जबकि जब कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाए कि हुमायूं की असफलता का प्रमुख कारण क्या था, तब आप कहेंगे चारित्रिक दुर्बलता। जब किसी के अनुसार पूछा जाए तब इसमें आप आंसर ये करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनकी रिलीजियस पॉलिसी की अगर बात किया जाए, इनकी धार्मिक नीति की बात किया जाए कि इनकी जो धार्मिक नीति थी वो कैसी थी, तो कहा जाता है कि इनकी जो धार्मिक नीति थी सेकुलर थी, या आप कह सकते हैं धर्म सहिष्णु थी। कैसी थी? धर्म सहिष्णु, जिसको आप सेकुलर भी जनरली बोलते हैं, धर्म सहिष्णु थी। कहा जाता है कि समकालीन सूफी संत मोहम्मद गौस से भी ये बहुत प्रभावित थे। एक सूफी संत थे जिनका नाम है सूफी संत मोहम्मद गौस। क्या नाम है भाई? मोहम्मद गौस। तो समकालीन सूफी संत मोहम्मद गौस से भी क्या थे? मोहम्मद गौस से भी बहुत प्रभावित थे। आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने बाबर के बारे में क्वेश्चन आपको कराया था, अगर आपको ध्यान हो तो। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी संत उबैदुल्ला अहरार का क्या था? उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब बात अगर हम करें भवन निर्माण की, तो जो बिल्डिंग का निर्माण कराया गया था, भवन निर्माण की, तो मैंने आपके साथ चर्चा भी किया है कि दीन पनाह का इन्होंने क्या किया था? दीन पनाह नाम के नगर का निर्माण कराया था। और दीन पनाह एक लाइब्रेरी थी, और बनाया कब गया था? 1533 ईस्वी में बनाया गया था। और इसी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की क्या होती? डेथ भी होती, या हुमायूं की मृत्यु भी हो जाती। तो इसको भी आप लोग क्या करें, इसको भी आप लोग ध्यान रखें, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और दीन पनाह के अवशेष आजकल आपको कहाँ मिलेंगे? दीन पनाह के जो अवशेष हैं, ये अवशेष आजकल आपको कहाँ मिलेंगे? तो कहा जाता है कि दिल्ली का जो पुराना किला है, दिल्ली के पुराने किले में ही दीन पनाह बनवाया गया था। और दिल्ली के पुराने किले में आजकल इसके अवशेष आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह आपको ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं पेंटिंग पे या चित्रकला पे, कि हुमायूं का जो चित्रकला में योगदान था वो क्या था, उस पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, चित्रकला की बात कर लेते हैं या पेंटिंग की बात कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए मुगल काल में जो चित्रकला का जनक माना जाता है, या चित्रकला की शुरुआत किसने किया था, तब आपको ध्यान रखना है चित्रकला की जो शुरुआत कर रहा है या चित्रकला का जनक कौन माना जाता है, तब आपको ध्यान रखना है हुमायूं को ही माना जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, मुगल काल में चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तब आप कहेंगे मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हुमायूं। तो चित्रकला को प्रारंभ किसने किया था, या इसकी शुरुआत किसने की थी? तब आप कहेंगे हुमायूं ने। ये सब कैसे हुआ था? जब हुमायूं बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ बेलग्राम हार कर जाता है और काबुल को अपनी अस्थायी राजधानी बनाता है, तब उसने क्या करता है? तब उसने क्या किया? काबुल में ही, या आप कह सकते हैं काबुल में दो चित्रकार जिनका नाम है, काबुल में उसने क्या किया? दो चित्रकार, एक का नाम है मीर सैयद अली, ये भी क्वेश्चन बनता है, मीर सैयद अली।
मीर सैयद अली, और दूसरे का जो नाम है वो है अब्दुल समद, या अब्दुल समद आप लिख लें, अब्दुल समद। मीर सैयद अली और अब्दुल समद, ये दो क्या होते हैं, ये दो चित्रकार होते हैं जिनको क्या करता है, जिनको आमंत्रित करता है, इनको क्या करता है, इनको बुलाता है। मीर सैयद अली और अब्दुल समद को क्या करता है, बुलाता है, और भारत विजय के बाद इनको क्या करता है, भारत जब विजय कर लेता है बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा और बैटल ऑफ सरहिंद के बाद, तो इनको क्या करता है, इनको आगरा ले आता है। जब भारत विजय कर लिया तो भारत विजय के बाद क्या करता है, भारत विजय के बाद इन दोनों चित्रकारों को कहाँ ले आता है, इन दोनों चित्रकारों को ले आता है आगरा। कहाँ ले आता है भाई, इन दोनों चित्रकारों को आगरा ले आता है, और हमजा नामा को, या हमजा नामा पुस्तक को चित्रित करने का कार्य सौंपता है। ध्यान दीजिएगा, हमजा नामा क्वेश्चन पूछा जाता है, हमजा नामा पुस्तक को चित्रित करने का कार्य सौंप देता है किसको, इन दोनों चित्रकारों को, मीर सैयद अली और अब्दुल समद को। कहा जाता है कि इसी बीच हुमायूं की क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती है, और यह चित्रण जो है, हमजा नामा का चित्रण अधूरा रह जाता है। और हमजा नामा का चित्रण जो पूरा कराया था वो किसने कराया था, चित्रण पूरा किसने कराया था, तब आप कहेंगे ये अकबर के समय में जाकर क्या हो पाया, अकबर के समय में जाकर पूरा हो पाया। तो पेंटिंग से इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और अभी हम लोग शुरुआत पढ़ रहे हैं, जब अभी कल्चर पढ़ेंगे, मुगल डायनेस्टी का कल्चर पढ़ेंगे या आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, तो वहाँ इस तरह के तमाम क्वेश्चंस आएंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पढ़नी है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, प्रशासन के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा प्रशासन प्रशासन के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग फैक्ट बेसिस पे बनते हैं। जैसे कहा जाता है कि हुमायूं सप्ताह में 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, तो इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है, मीना बाजार की स्थापना किसने कराई थी, मीना बाजार, कभी कभी इस तरह का वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मीना बाजार की भी स्थापना किसने कराई थी, मीना बाजार की जो स्थापना कराई थी ये भी हुमायूं ने ही कराई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिर हमने कहा सप्ताह में 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े भी पहनता था, 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े, अलग अलग रंग के कपड़े, रंग के कपड़े भी पहनने का काम कौन करता था, तब आप कहेंगे हुमायूं करता था। या इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसका ज्योतिषी में विश्वास था, तो ज्योतिष में विश्वास रखता था, तो कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था, तब आप कहेंगे ऐसा मुगल बादशाह हुमायूं था। हुमायूं को कहा जाता है ज्योग्राफी यानी भूगोल का भी अच्छा नॉलेज था, किसका, भूगोल यानी ज्योग्राफी का भी अच्छा नॉलेज था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी, तमाम ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। अब टॉम्ब ऑफ हुमायूं के बारे में चर्चा कर लेते हैं, या हुमायूं के मकबरे के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आइए ध्यान दे लेते हैं, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। अगर हम टॉम्ब ऑफ हुमायूं की बात करें या हुमायूं के मकबरे की बात करें, तो इस मकबरे का निर्माण हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने कराया था, और हमीदा बानो बेगम जिनका नाम था। तो इसका निर्माण किसने कराया था, तब आपको ध्यान रखना है, हमीदा बानो बेगम ने कराया था, हमीदा बानो बेगम। और मैं आपको बता चुका हूँ कि हमीदा बानो बेगम कौन है, तो आपको याद रखना है हमीदा बानो बेगम कौन है, ये है हुमायूं की क्या है, हुमायूं की वाइफ है या हुमायूं की पत्नी है। इसी ने क्या किया था, हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। और कहा जाता है कि अकबर के समय में क्या किया गया था, यह अकबर के समय में बनवाया गया था। किसके समय में, अकबर के समय में बनवाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अकबर के समय में क्या किया गया था, अकबर के समय में यह बनवाया गया था, और इसे ताज का पूर्वगामी कहा जाता है। हुमायूं के मकबरे को क्या कहा जाता है, तब आप ध्यान रखेंगे, इसे ताज का क्या कहा जाता है, ताज का पूर्वगामी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है, ठीक है। और कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है कि इस मकबरे में किनको किनको दफन किया गया है, तो किसको किसको दफन किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीजीटी में भी कई बार ये सवाल पूछा गया है। हुमायूं को तो दफन किया ही गया है, साथ साथ दारा सिकोह को भी, दारा सिकोह को भी, आगे अभी हम दारा सिकोह की भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला को भी इसी मकबरे में दफन किया गया है। रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला, रफ़ी-उद-दौला,
रफ़ीउद्दौला। तो रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, हुमायूं, इसके साथ साथ दारा शिकोह, इन सभी को इस मकबरे में दफन किया गया है। साथ ही साथ बहादुर शाह जफर के 2 बेटों को भी इसमें दफन किया गया है। तो बहादुर शाह जफर के 2 बेटे को भी इसमें दफन किया गया है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि अंतिम मुगल शासक कौन था, तब आप कहते हैं बहादुर शाह जफर क्या था, बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल क्या था, अंतिम मुगल बादशाह था। तो ये भी आपको क्या करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आप समझ लीजिए ईरान के शाह तहमास्प की कहानी के बारे में। ईरान के एक शाह थे जिनका नाम है शाह तहमास्प। ईरान के शाह तहमास्प के बारे में भी आपको जानना है। तहमास्प ये कौन थे और इनका हुमायूं से क्या रिलेशन है, इनके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो नाम तो आपको याद हो गया। ईरान के शाह थे जिनका नाम है शाह तहमास्प। हुमायूं 1544 में इन्हीं की शरण में जाता है। 1544 में हुमायूं क्या करता है, हुमायूं 1544 में हुमायूं ईरान के शाह तहमास्प की कहाँ जाता है, ईरान के शाह तहमास्प की शरण में जाता है। और तहमास्प ने हुमायूं का क्या किया, तहमास्प ने यानी ईरान के शाह ने हुमायूं का स्वागत भी किया और उनको सैनिक सहायता भी दी। और हुमायूं ने शिया मत को क्या किया, शिया मत को एक्सेप्ट किया और शाह तहमास्प से कहा कि वह अपने क्षेत्र में क्या करेगा, अपने क्षेत्र में जो शिया मतावलंबी हैं उसको क्या करेगा, उसको बढ़ावा देगा। इस तरह की बात शाह तहमास्प से कही गई। हालांकि जब हुमायूं कांधार को विजय कर लेता है या कांधार की विजय प्राप्त कर लेता है तो फारस के शाह को भेंट कर देगा, ऐसा कहा गया था। लेकिन ऐसा हुमायूं ने किया नहीं। वह अपनी शक्ति को क्या करता है, अपनी शक्ति को बढ़ाता है और शक्ति को बढ़ाकर वहां से कहाँ आता है, भारत आता है और भारत पर आक्रमण करता है। जैसा कि मच्छीवाड़ा और मैंने आपको बताया मच्छीवाड़ा और सरहिंद के बैटल में जीतकर फिर से शासन करता है या शासन करना शुरू कर देता है। और ईरान की सेना की सहायता से ही उसने क्या किया था, कांधार को जीता था, बाद में काबुल को जीता था। यानी कहने का मतलब ये है कि ईरान के शाह तहमास्प का बड़ा रोल है इसके दोबारा क्या करने में, दोबारा सत्ता प्राप्त करने में या दोबारा मुगल वंश की एक तरह से आप कह सकते हैं दोबारा मुगल वंश की सत्ता को पाने में शाह तहमास्प का एक प्रमुख योगदान रहता है। लेकिन शाह तहमास्प को आप कह सकते हैं कि शाह तहमास्प को यानी जो हुमायूं और शाह तहमास्प के बीच जो संधि हुई थी उसको कहीं ना कहीं हुमायूं ने क्या किया था, कहीं ना कहीं हुमायूं ने उसको ब्रेक किया था। तो एक कहानी है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अभी तक जो हमारा टॉपिक है हमने किसके बारे में, बाबर के बारे में पढ़ा, बाबर के साथ साथ हुमायूं के बारे में पढ़ा। दोनों के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा है और ये आपको 3 वीडियो में मिल जाएगा। बाबर पूरा एक वीडियो में आपको मिलेगा, हुमायूं का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 ये आज ही अभी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे और कोशिश करिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप इसको पहुंचाइए। और चाहे आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विस में भी आप हैं, यूपीपीएससी आईएएस पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और खासकर जो आपका प्री एग्ज़ाम होता है उसमें तो बहुत ही आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं या टीजी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो है ही, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखेंगे, यहाँ से सीधे क्वेश्चंस आपको फंसते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा फिर से अपलोड होगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो लगभग हम हिस्ट्री के सारे टॉपिक पे आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।